नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। विधानसभा चुनावों पर श्वेत पत्र पेश करने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे हैं वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो बाकी के उत्तर प्रदेश के इलाकों के हिसाब से सांस्कृतिक तौर पर भी अलग नजर आता है और आर्थिक तौर पर भी अलग नजर आता है। लेकिन अगर सरकार का जो सबसे बड़ा निर्णय रहा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, उसका फोकस देखा जाए तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है और यहाँ के किसान ही हैं। तो आज हम वेस्टर्न यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर यहाँ के लोगों का, किसानों का मन टटोलेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या सोच रहे हैं। जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद जवानी। थोड़े से मस्त मौला, कुछ जिद्दी, लेकिन बहुत अधिक मेहनती। ये पहला परिचय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन किसानों का। दूसरा परिचय ये है कि ये अपना राजनीतिक महत्व खूब अच्छी तरह जानते हैं। और तीसरा ये कि जिससे मन मिल जाए वहां दिमाग नहीं लगाते। मीठा इतना गन्ना होता है, लेकिन वो मिठास होती है जिंदगी में? मिठास तो हर वक्त ही रहती है वैसे, लेकिन ये है कि कुछ राजनेता, कुछ जनता ये सब कड़वाहट पैदा कर देते हैं, तो बाकी तो मिठास ही मिठास है चारों तरफ। और किसान की नेचर तो आप जानते हो, कोई एक गन्ना मांगे तो दो देता है, ले भाई थाम। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास मिठास और गन्ना ही है, ये इसी की पूर्ति नहीं हो पाती, इसी के लिए कोई सहायता नहीं मिलती। और गन्ना जो है वो एक तरह से राजनीति का केंद्र रहा है शुरू से, चौधरी चरण सिंह के समय से राजनीति का केंद्र भी गन्ना किसान ही रहे हैं। उनके अलावा और किसी ने सोचा? उनके अलावा थोड़ा सा उनके पुत्र ने सोचा था, अब पौत रहे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे, देखते हैं आगे। उम्मीद है। अच्छा, इसको छीलने में मिठास आ जा रही है? छीलने में ही भी मिठास आएगी, सोचोगे तब भी मिठास ही रहेगी। कृषि सुधार बिलों की वापसी का संघर्ष था, तब यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन की वो सड़क बना हुआ था जिस पर किसान नेताओं के एक इशारे पर हजारों ट्रैक्टर सरपट दौड़ जाया करते थे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि सुधार के तीनों बिल वापस करने का ऐलान हो चुका है, तब भी यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी चुनाव की सबसे अबूझ पहेली बना हुआ है। क्या है इसके मन में और कौन है इसके मन में? समस्या सबसे बड़ी पेमेंट की होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन का एक नियमावली के अंतर्गत ये हुआ था कि 14 दिन के बाद जो शुगर मिलें पेमेंट करेगी उसको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गन्ने का ब्याज वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों पे है। क्या क्या दिक्कत है? हमें तो सारी दिक्कत है जी। जो कर रहे अपना मजदूरी मिल नहीं पा रही, बस और क्या है, यही प्रोसेस। उतनी नहीं मिल पा रही है? हाँ, उतनी नहीं मिल पा रही। गन्ना किसानों को वो मिल रहा है जिसके लिए हर बार आपको वादा? गन्ना किसानों को आप देख ही रहे हैं, कितने लोग एक बुग्गी को भरने के लिए चिपक रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 7,000 रुपए की बुग्गी होगी। और खर्च, इन आदमियों की मजदूरी जोड़ लो, हमारा साल भर का खर्च जोड़ लो, और आमदनी के तौर पर बस ये एक बुग्गी, तो इसके हिसाब से तो गन्ने को कुछ भी नहीं मिल रहा। काफी संतुष्ट है जी। चीनी भी तो इतना ज्यादा महंगा नहीं है भाई, मिल मालिक का भी थोड़ा सोचना चाहिए। चुनाव है ना आगे, तो उसके हिसाब से सही हो रहा, पेमेंट भी आ रहा, पिछला पेमेंट भी मिल गया, वरना किसान की स्थिति तो बहुत खराब है। महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। गैस का रेट गिरना चाहिए, डीजल का गिरना चाहिए, डाई का रेट गिरना चाहिए। हमको रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास भूगोल को ध्यान में रखते हुए हम खेत खलिहानों से गांव चौपालों तक पहुंचे, लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे क्या हैं। कृषि बिल वापसी का निर्णय क्या असर डालेगा? वेस्टर्न यूपी में कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है? पश्चिमी यूपी के लोगों का अपना चुनावी एजेंडा क्या है? 136 विधानसभा सीटों और 28 लोकसभा सीटों वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी चुनाव से पहले सबसे अधिक चर्चा में है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जातियों, समुदायों, संप्रदायों में बटे
लोगों की जगह किसान एक वोट बैंक की तरह वोट डालेंगे? 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को 21 और बीएसपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने यहां से 2 सीटें जीती थी। यूपी चुनाव में बमुश्किल 4 महीने बचे हैं और सरकार निर्माण में जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, उसे भी अभी शायद अपनी प्राथमिकताएं तय करना बाकी है। लेकिन एक तस्वीर तो अभी से उभरने लगी है जो बताती है इस बार वेस्टर्न यूपी का चुनावी रंग कैसा है। कृषि कानूनों को वापस लेने का जो फैसला था वो औचक था, हैरान करने वाला था, लेकिन आने वाले दिनों में इसका आकलन कई स्तर पर होगा। ये देखना होगा कि किसान इसमें प्रधानमंत्री की विनम्रता को देखते हैं या फिर उनके झुक जाने को देखते हैं, और सियासी तौर पर कौन सी पार्टी इन कानूनों को खत्म करने का श्रेय अपने पास रख पाती है। तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। हम इस समय मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, जहां पर जो किसान हैं, जो समय समय पर जाकर आंदोलन में हिस्सा भी लेते रहे, बैठे भी गाजीपुर बॉर्डर पर। अभी कटाई का समय था, यहां पर आए हैं सब। काम करते करते में सबको ये फोन पर मैसेज आया या घर से कॉल आया या किसी ने खबर में देखा। यकीन करना मुश्किल हो रहा है सबके लिए कि ऐसा हो गया है, लेकिन कृषि कानून वापस हुए हैं। मन में पहला ख्याल क्या आया? खुशी की बात है। इतनी परेशानी बरती, किसान ने बहुत परेशानी बरती, क्या अब खुशी हुई? अब प्रधानमंत्री ने के 3 हमारी मांगे पूरी कर दी, हमें बहुत खुशी है। कृषि कानून रद्द हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, और किसानों का, उनका सब भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने तप और तपस्या से कई महीने बॉर्डर पे अपना धरना दिया, वहाँ सम्मिलित हुए और घर से सब भाइयों किसानों ने अपना समर्थन दिया, पूरी सपोर्ट में रहे। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। और हम जब यहाँ आते थे तो यहाँ का ध्यान कम और वहाँ का ज्यादा रहता था। अच्छा। वहाँ का ये पता नहीं भाई क्या हो रहा होगा, वे भूखे हैं, प्यासे हैं, बारिश हो रही, पता नहीं उनके पास छत है नहीं है। हम होते तो इंतजाम करते, ये करते वो करते, लेकिन हमें अपना खेती का भी देखना पड़ता है, अपने बाल बच्चों को भी देखना पड़ता है। कोई इसे जाटलैंड कहता है, किसी के लिए ये संभावित हरित प्रदेश का नक्शा है, कोई आम बोलचाल में गन्ना बेल्ट भी कहता है, लेकिन राजनीति इसे सत्ता की सबसे मजबूत सीढ़ी के तौर पर जानती है। वो सीढ़ी जिसने कभी चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, 2007 में मायावती को बहुमत का रास्ता दिखाकर मुख्यमंत्री बनाया, 2012 में अखिलेश की साइकिल को सत्ता का राजपथ सौंपा और 2017 में बीजेपी को यूपी की बादशाहत की राहें खोली। बात 2022 की आई है तो सवाल फिर पश्चिमी यूपी से है कि इस बार कौन है उसके दिल में। गन्ने से मीठा रस नहीं, इससे जितनी चीजें बनती हैं सब मीठी होती हैं। एक ही चीज होती है जो मीठी नहीं होती है, वो है इस पर होने वाली सियासत। आज की बात नहीं है, सालों सालों की बात है, दशकों की बात है। कई नेता उठे, बने, वादे किए, लेकिन आखिरकार जो निकलता है वो गन्ने के रस को जैसे आप निचोड़िए, उस मिठास का एक अंश भी नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास मिठास और गन्ना ही है, ये इसी की पूर्ति नहीं हो पाती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की उम्मीदें पीढ़ियों का सफर तय कर चुकी हैं, लेकिन अब भी उन्हें किसानी के मूल मुद्दों के समाधान की तलाश है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, बीजेपी सरकारें बदलती गई, लेकिन जो बुनियादी बातें थी वो किसानों के मुद्दों की बुनियाद में अब भी नजर आती है। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी अच्छे, एक सही दिशा में चलने वाले, देश को अच्छा जोड़ के चलने वाले, पर मुख्यमंत्री जी बहुत स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, अच्छी नीति है उनके पास, उन्हें कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है, सिस्टम खराब है। ये आवाजें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन किसानों की हैं जो कुछ दिनों बाद चुनाव की प्रक्रिया में मतदाता की भूमिका निभाएंगे। गन्ना के इन किसानों की आबादी करीब 48 लाख है, जिनमें से 46 लाख किसानों का गन्ना चीनी मिलों में जाता है, बाकी कोल्हू या क्रेशर पर अपना गन्ना पहुंचाते हैं। सबसे पहली बात बेरोजगारी। मैं खुद में ग्रेजुएशन हूँ, मैंने बहुत इंटरेस्ट दिया है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें जो है ना, पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, लेकिन कुछ नहीं। फिर
काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो पढ़ लिख के क्या फायदा है? जब बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिला तो क्या फायदा है? फसल का भी दाम अच्छा मिलता है मंडी में, गन्ने का भी अच्छा पैसा मिलता है, खाद भी टाइम पे मिलता है। गैस के, तेल के, खाद के, डाई का कट्टा जो है वो इस टाइम जो हो रहा है वो 1350 रुपए का हो रहा है और वो हमें देते नहीं। गन्ना किसानों की राजनीति सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, महाराष्ट्र तक इसका असर है, लेकिन यूपी में इसका महत्व अन्य किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा है, जिसके चलते इन किसानों का एक ऐसा वोट बैंक तैयार हो चुका है जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं। देश की कुल गन्ना फसल का 51% रकबा, फसल का 50% और चीनी का 38% यूपी में होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका गढ़ है। देश की 520 चीनी मिलों में से 119 यूपी में है। अकेले पश्चिमी यूपी में ही 55 से अधिक चीनी मिले हैं। गन्ने का जो मूल्य दिया है सरकार ने बहुत कम दिया है। इसका मूल्य कम से कम 400 से ऊपर होना चाहिए था, जो कि आज सिर्फ 25 रुपए मूल्य बढ़ाया योगी सरकार ने, जो कि ज्यादा मूल्य होना चाहिए इससे। और हमें चाहते हैं कि ज्यादा मूल्य, क्योंकि गन्ने का खर्च बहुत ज्यादा आता है। 1 साल की खेती होती है ये, और इसलिए इसमें लेबर खर्च बहुत ज्यादा है। संतुष्ट तो हैं, अब सारी समस्या आती हैं। अब हमारी गाजर महंगी हो तो खाने वाला परेशान, गन्ना महंगा होगा, चीनी महंगी होगी तो खाने वाले परेशान। एक ने तो घाटे में रहना पड़ेगा, चाहे किसान हो चाहे ग्राहक हो। गलत तो मैं कहूँगा नहीं, बहुत मामलों में बहुत अच्छी है सरकार, पर जो किसान का वो है उससे मैं नहीं कह पाऊंगा कि सरकार। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिए जाने वाले उचित एवं लाभकारी मूल्य में 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया था। यूपी सरकार ने गन्ने के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की। गन्ने का भाव 5 साल में कम से कम 25 रुपए बढ़ाए इन्होंने, और हर चीज पे 1 किलो पे इतना दाम बढ़ा है। 1 क्विंटल पे 5 रुपए का हिसाब आया साल में, और बिल्कुल परेशान है। कम से कम 400 रुपए क्विंटल का गन्ना का भाव होना चाहिए था। 25 रुपए उन्होंने कुल बढ़ाया है। 25 रुपए से कुछ भी नहीं बनता बिगड़ता है, जबकि 1 क्विंटल पे 25 रुपए से ज्यादा तो लेबर ने बढ़ा रखे हैं अपने। कम से कम 400 रुपए रेट होना चाहता गन्ने का, और भुगतान तो जनवरी तक ही है, 19 जनवरी तक ही 2 महीने का भुगतान हुआ। 25 रुपए का क्या मतलब? 25 रुपए ज्यादा डीजल पे बढ़ गए। एक साधन है ना, इस खेत में ट्रैक्टर, रूटावेटर, बिजली, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, दुनिया की चीज इस्तेमाल करता है। एक दाम सिर्फ अगर हम एक चीज खरीदें, कीटनाशक दवाइयाँ खरीदें, उस पर भी 100 रुपए बढ़ गए होंगे। सरकार ने मात्र 25 रुपए बढ़ा दिए, जबकि लेबर ने 30 रुपए बढ़ा दिए क्विंटल पे। किसान की लागत और फसल के दाम के बीच किसानों को मिलने वाला पेमेंट और उसके इंतजार में बीतने वाले दिनों की एक कसक भी हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बातों से महसूस हुई। बीते 1 दशक का सरकारी रिकॉर्ड भी ये संकेत दे रहा था कि मुद्दा तो है और बड़ा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो बकाया भुगतान है वो वैसे ही कायम रहता है। नतीजा ये होता है कि एक सरकार भुगतान किए बिना जो जाती है, उस बकाये का भुगतान अगली सरकार को करना पड़ जाता है। नए नियम बनते जरूर हैं, लेकिन जमीन पर उन पर अमल नजर नहीं आता। पिछले 3-3.5 वर्ष के अंदर अगर आप गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान की बात देखेंगे तो भाइयों बहनों 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया। 1,12,000 करोड़। देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं जितना हमारे गन्ना किसानों के खाते में सीधे गन्ना विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया। नहीं, समय पर तो होता ही नहीं। समय पर तो ये भी होता 15 दिन का हो, समय तो ठीक है। पिछले साल का वो हुआ पेमेंट। एक तो गन्ने का पेमेंट समय पर होनी चाहिए जी। ये महंगाई है जी, इस पर अंकुश लगाना चाहिए जी। महंगाई बहुत बढ़ रही है जी। उत्तर प्रदेश सरकार के दावे के अनुसार 2019 से लेकर 2020 तक गन्ना किसानों को 100% भुगतान किया जा चुका है। 2018 से 2019 तक का बकाया भुगतान भी 100% किया जा चुका है। 2017 से 18 के बीच का भुगतान 99.94% किया जा चुका है। 2016 से 2017 तक का भुगतान 99.91% किया जा चुका है। 2015 से 2014 तक का बकाया भुगतान भी 100% हो चुका है। 2013 से 2011 तक का बकाया भुगतान अभी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन दावा है कि वो भी 99% से ऊपर हो चुका है।
राज्य गन्ना विकास विभाग के अनुसार समाजवादी पार्टी सरकार के 5 साल में किसानों को 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जबकि मौजूदा सरकार में 1,42,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, जो प्रतिवर्ष लगभग 37,000 करोड़ रुपए है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गन्ना ही है, लिहाजा इस क्षेत्र के किसानों के मुद्दे भी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लोगों से बातचीत के दौरान जिस शक्ल में मुद्दे सामने आए वो भी आपको बताते हैं। लोगों को शिकायत है कि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से लागत में बढ़ोतरी हुई है। बिजली के रेट से भी लागत प्रभावित हुआ है। बढ़ती लागत के हिसाब से समर्थन मूल्य कम रहा है। चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरी बढ़ी, डीजल बढ़ गया, हर चीज लेन जाओ वो महंगे हो गए, लोहा बढ़ गया, सीमेंट बढ़ गया। सरकार से यही है कि जो किसानों हैं उनको पास आकर देखा जाए कि उनकी बीज जो है अच्छी है, उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको दवा जो उसमें मिल रहा है कि नहीं। सभी चीज रेट में भी बढ़ गया है, इस टाइम बिकने में भी, मतलब उगने में भी हर चीज समय पर मिल रहा है। खाद भी समय पर मिल रहा है, बीज भी, कोई शिकायत नहीं आ रही इस टाइम। खाद के कट्टे, डाई के कट्टे सब महंगे हो रहे, दवाई पे और पीछे बढ़ी गए, घटे कहाँ। किसान आंदोलन से जुड़े नेता भी बार बार बिजली की कीमतों का मुद्दा उठाते रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच ये मुद्दा नजर आया। बिजली इतनी महंगी कर रखी है, अब किसान को बिजली का बिल देना भारी हो रहा। 12 की तो बात अलग है, घर का बिल देना भारी हो रहा। राजनीतिक दल जनता की नब्ज को समझते हुए चुनावी मुद्दे गढ़ते हैं। बिजली के रेट का मुद्दा क्या वाकई चुनावी मुद्दा है? इसका जवाब जनता से ही मिला। 4-4, 5-5 घंटे आती थी। अब मैं 2 क्षेत्रों से हूँ कि रहता कैंट में हूँ और गांव मेरा साउथ में है, साउथ मेरठ में। गांव में बिजली नीति आती थी, सरकारों की नीतियां आई थी, 4 घंटे बिजली दो, बिजली मत दो और बिल भी मत लो। अब कि अरे इतना बिल आ गया, अब ये मुद्दे उठाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब 12-12 घंटे 14-14 घंटे आ रही है, ये मैं व्यवहार की बात बता रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिट्टी में भी अंतर है और राजनीति में भी, लेकिन यूपी प्रशासन के लिए दोनों जगहों की बड़ी अहमियत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए अमित शाह को इस क्षेत्र का प्रभारी चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी 1 महीने में 5 बार यूपी को मत चुके हैं। कई चुनावी मुद्दे हैं उनकी बातों में, लेकिन किसान बहुत बड़ा मुद्दा है, ये साफ दिखता है। समृद्धि के लिए बहुत जरूरी होती है शांति की, कानून व्यवस्था वहां पर बहाल रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर यहां पर इंडस्ट्रीज को देखिए या फिर यहां पर खेतीबाड़ी को देखिए, आपको वो समृद्धि का रास्ता जरूर दिखेगा, लेकिन कानून व्यवस्था एक बहुत अहम सवाल यहां पर रहा। अब क्या यहां के लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं? इन लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले 5 सालों की क्या चल रहा है? विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी महीने कैराना में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों को चेतावनी दी थी। उनकी रैली के बाद कैराना के कुख्यात अपराधी फुरकान ने जमानत पर होने के बावजूद कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जेल में वापस लौटने की गुहार लगाई। ये ठीक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 70% वोटर किसान हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों के आधार पर वो संप्रदायों में भी बंटे होते हैं और विचारों में भी। ऐसे में 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा और उसके बाद कैराना से उठा पलायन का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा हो जाता है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश
देश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। बहुत निडर होकर हम लोग अपने कैराना में आराम से रह रहे हैं, आराम से बसों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा हम लोग करते हैं, हमें किसी का भी डर नहीं। मैं भी यहाँ से शामली जाती हूँ, मुझे बहुत रिलीफ है। तो कान के कुंडल लोग खींच लेते हैं, हाथों की चूड़ियाँ निकाल लेते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम शाम को जाएं, अंधेरे में आए, पानीपत पी जाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे इतनी खुशियाँ कभी हो नहीं सकती, इतनी खुशियाँ हमें इतनी खुशियाँ हो नहीं सकती कभी भी। हमारा माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, संभल गया बिल्कुल। मौजूदा कानून व्यवस्था का हाल इस मुद्दे पर लोगों को उनकी राय बनाने के लिए तैयार करता है। बताइए कि ये अब कानून व्यवस्था कैसी है? अब बस ठीक ही है, बस गरीब के लिए तो कुछ नहीं है। अगर अपराध होता है तो अपराधी पर एक्शन तुरंत हो, ये कानून व्यवस्था है। अगर एक्शन नहीं होता, वहाँ सरकार की कमी होती है। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रही है। अगर हम तुलनात्मक रूप से पाएंगे तो कानून व्यवस्था अच्छी रही है। लखीमपुर खीरी में आपने किसानों पे वो चढ़वा दी, गाड़ियां चढ़वा दी, और उसके बाद देश का एक मंत्री क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप लोग मुझे जानते नहीं। तो कानून व्यवस्था का तो ये सेंटेंस ही मेरे हिसाब से काफी है बताने के लिए क्या कानून व्यवस्था है देश में, प्रदेश में। हर चौराहे पे पर्स लूट रहे हैं, हर चौराहे पे चैन स्ट्रेचिंग हो रही है। जो मर्जी है चाहे गोली मार के चला जाता है, जो मर्जी है चाहे चाकू मार के चला जाता है। इसे कानून व्यवस्था थोड़ी कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर कानून व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील माने जाते रहे। बीते साल 2020 में सिर्फ कैराना में ही 50 मुठभेड़ हुए, जिनमें 107 अपराधी गिरफ्तार हुए। कैराना का मुकीम काला जैसा दुर्दांत अपराधी मारा गया। 2021 में यहीं से कम 19 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है अपना। जाति, पंथ, संप्रदाय बिना देखे अगर अपराधी है उसको अपराधी की तरह व्यवहार होता है, बेगुनाह के साथ बेगुनाह की तरह व्यवहार होता है। हाँ जी, कानून व्यवस्था मुद्दा तो है ही। अपराधियों में पुलिस का डर है और कानून व्यवस्था बेटर हुई है। दरअसल 1987 में मेरठ के मलियाना में हुए दंगों की छाया कई साल तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर छाई रही। लंबे अंतराल के बाद हालात सामान्य हुए तो 2013 के दंगों ने लोगों की पुरानी दुखद यादें ताजा कर दी। इन दंगों में कई लोगों की जान गई और हजारों लोग घर से बेघर हुए। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े कई माफिया और कुख्यात अपराधियों के नाम सामने आने से प्रदेश के इस हिस्से को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती से जोड़ा गया। 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और खास तौर पर पश्चिमी यूपी की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनी। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी क्या ये मुद्दा है? कानून व्यवस्था के अलावा भी देखा जाएगा कि इकोनॉमी कैसी है, या सड़कों पे क्या काम हुआ है, बिजली विभाग में क्या काम हुआ है, या लोगों का जीवन स्तर सुधरा है या नहीं सुधरा। ये सारे मुद्दे हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार के मुद्दे क्या है, सरकार कहाँ जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रोजगार, शिक्षा, इस सब के भी मुद्दा रहना चाहिए। कानून व्यवस्था अकेला मुद्दा नहीं हो सकता। कॉमन मैन इंटरेस्ट में कौन जाता है और कॉमन मैन के लिए कौन खड़ा होता है, कॉमन मैन के लिए कौन बोलता है, कॉमन मैन के साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण है। सफलता और असफलता हमारा महत्व वो नहीं है, चाहे असफलता मिले, मगर व्यक्ति अगर हमारे साथ खड़ा हुआ है तो हमें लगता है कि वो हमारे साथ है। 2020 में उत्तर प्रदेश ने जिन टॉप 25 अपराधियों की लिस्ट जारी की थी, उनमें से 12 नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। लोगों के बीच उनका आतंक हुआ करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही दरअसल अगर किसान राजनीति की भूमि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चौधरी चरण सिंह इसी क्षेत्र से आते थे और उनकी सरकार ही थी जिसे किसानों की सरकार कहा जाता था। महेंद्र सिंह टिकैत भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही भूमि से आए, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला। आज महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है, उनके बेटे हैं जो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। आज चौधरी चरण सिंह नहीं है, उनके पोते हैं जिनसे उम्मीदें कई लोगों को यहां पर रहती हैं। पश्चिमी यूपी में कहा जाता है जिसके जाट उसके ठाट। ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सच है।
60 के दशक में चौधरी चरण सिंह ने अगर उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की राजनीति को समेटा तो उसके पीछे उनका जाट राजनीति के मुखिया के तौर पर उभरना था। 2 फॉर्मूले तब चर्चा में थे, अजगर मजगर। अजगर यानी अहीर जाट गुर्जर राजपूत, मजगर यानी मुसलमान जाट गुर्जर राजपूत। मुलायम सिंह प्रदेश की राजनीति में मजबूत हुए तो इन समीकरणों से अहीर यानी कि यादव अलग रास्ते पर चल निकले, फिर राजपूत भी निकल आए। चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत चौधरी ने काफी हद तक मुस्लिम और जाट समीकरण को साधे रखा था। 2017 में बीजेपी के चुनाव जीतने से पहले तक यही समीकरण चलते थे। दंगों की कड़वाहट में जाट आबादी का झुकाव भी बीजेपी की तरफ हो गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में अगर बीजेपी ने यूपी में बड़ी जीत हासिल की थी, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका में जाट शामिल थे। 28 में से 20 सीटें बीजेपी को यहीं से मिली। किसान आंदोलन के बाद से हालात कुछ बदले और तब ये तस्वीर सामने आई कि पश्चिमी यूपी या तो नए समीकरण पर चल निकला है या पुराना कोई फॉर्मूला फिर से लागू हो रहा है। पैमाने बने पंचायत चुनाव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए तो किसान आंदोलन के असर में बीजेपी के 14 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इनकी ताकत के हिसाब से कम 425 पंचायत सदस्य चुने जा सकते थे, लेकिन हैं सिर्फ 99। माना यह गया कि गन्ना बेल्ट की राजनीति एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह के दौर में पहुंच गई, जहां से एक बार फिर जाट मुस्लिम जैसे समीकरण मजबूत हुए। चौधरी चरण सिंह की विरासत उनके पोते राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के पास है, जिनका अखिलेश यादव के साथ गठबंधन लगभग तय। किसान आंदोलन के चलते टिकैत भी साथ आए और गुलाम जौला भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के प्रति सम्मान और संवेदनाएं हैं, लेकिन क्या वो वोट डालने के लिए एक मुद्दा बन सकती है? लोग उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? जो हमारा अच्छा करेगा हम उसको देंगे। हमारा तो एक ही डाटला है, टिकैत मुद्दा है उसका तो यह है कि 200 यूनिट फ्री, हम तो उसे ही जाएंगे। वही बात है कि जो हमें सोच के चलेगा हम तो उसकी वोट देंगे। जाट जो हैं वे तो आरएलडी की कह रहे हैं, ठीक है जी। हरिजन समाज कह रहा है कि हम अपनी पार्टी के साथ ही जाएंगे, हम इसके ओरे धोरे भी भटकेंगे नहीं। किसान आंदोलन के तौर पर एकजुट दिखता पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीतिक दलों की राजनीति या विरासत के नेताओं के नाम पर भी एकजुट रहेगा क्या? इस समय मुजफ्फरनगर में एक कोल्हू पर हैं, यानी वो जगह जहां पर गुड़ बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है एक जनपद एक उत्पाद, उसमें मुजफ्फरनगर के लिए गुड़ को चुना गया है, गुड़ का उत्पाद है। लेकिन यहाँ पर भी सब चीजें सामान्य नहीं है। देखिए, गन्ने की कीमत एक तरफ है और गुड़ की, और यहाँ ये भी बता दें हम आपको कि यहाँ जो गुड़ की मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। जितने अड्डे हैं गन्ना में उन पे छावा करवा दो, मुर्द घाट पर छावा को ना वहाँ भी छावा बनवा दो। मुजफ्फरनगर में करीब 3000 कोल्हू हैं जहां गुड़ का उत्पादन किया जाता है और इस गुड़ की लगभग 118 किस्में तैयार की गई हैं, जिनका स्वाद पूरी दुनिया के कई देशों के लोगों की जुबान पर है। गुड़ बनाने वाले लोगों के जीवन में तरक्की की कितनी मिठास है, ये जानने के लिए हम इन जगहों पर गए। ये गुड़ का दाम बढ़ गया है। गुड़ का दाम ना बढ़ा भी, कम ही है भाव। कम है, लेकिन जितना कम है उसमें से आप लोगों को कितना मिल पाता है? बस 5 पैसे जी, 5 पैसे रुपए में बस, इसका फाल तो नहीं मिलता। कोई सुनवाई है? आप लोग बात रखते हैं सामने? अरे सुनवाई कुछ नहीं, ना कोई आवे यहाँ बात करना। मजदूरी भी नहीं पड़ते ढंग से। मजदूरी की कोई मजदूरों की नहीं सुन रहा है? हाँ, कोई नहीं सुनता, मजदूरों की कौन सुना है आजकल। कितना समय लगता है? आप जैसे गुड़ कैसे बना रहे हैं यहाँ पर? 30 मिनट लग जाए। 30 मिनट लग जाता है? एक घानी में 30 मिनट लगे। एक घानी में 20 मिनट। एक घानी में कितना गुड़ तैयार हो जाता है? 30 किलो। ये जाएगा मंडी? अब मंडी जाएगा। 2021 में गुड़ को एक उद्योग की तरह प्रोत्साहन देने के लिए यूपी सरकार की तरफ से राज्य गुड़ महोत्सव की भी शुरुआत की गई।
गुड़ बनाने वाली खांडसारी इकाइयों को ऑनलाइन लाइसेंस देने का भी प्रावधान रखा गया। अब तक करीब 125 से अधिक नई खांडसारी इकाइयां खुल चुकी हैं। 1200 रुपए मन बिक रहा है। 1200 रुपए मन बिक रहा है जी। कीमत बढ़ी है? नहीं, कीमत घट गई। घट गई है कीमत घट गई। क्यों? 1400 बिक रहा था, 200 रुपए घट गए। क्यों? ज्यादा जा रहा माल कुल्लू में, मंडी में ज्यादा माल जाने की वजह से घट गई कीमत। हाँ जी। तो आप लोगों की कोई सुनवाई है? आप लोग अपनी बात, जैसे गन्ना किसानों की एक तरफ बात होती है, यहाँ जो कोल्हू में जो काम कर रहे हैं उसकी भी तो अपनी समस्याएं हैं। नहीं, इसकी कोई सुनवाई नहीं आई। कोई है क्या चाहते हैं? भाई ये चाहते हैं कुछ रेट तय हो गुड़ का, ये चाहते हैं। जबकि यहाँ का उत्पाद माना गया है इस जनपद का गुड़ को, तब भी नहीं है कोई सुनवाई नहीं है। बस गन्ने का भाव बढ़ते रहे, घटते रहे, उस हिसाब से मंडी चलती रहे, मंडी के ऊपर डिपेंड करते हैं जी काम। गुड़ की छोटी सी डली पूरे मन को मिठास से भर देती है। इनका मुद्दा छोटा भी होगा तो चुनावों के लिए एक फैक्टर तो बन ही सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और दिनेश लाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।